दोस्तों रीबॉक एक ऐसा नाम है जो कभी अपने स्पोर्ट प्रोडक्ट्स के लिए काफी पॉपुलर रहा है, लेकिन नाइक जैसे ब्रांड की सेल को मात देने के बाद भी इस ब्रांड के साथ अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आज मार्केट में इसके प्रोडक्ट देखना लगभग बंद हो चुके हैं। वैसे मामला जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं, बल्कि इसके पीछे रीबॉक कंपनी की कुछ गलतियां रही हैं। तो चलिए जानते हैं कि रीबॉक की शुरुआत कैसे हुई, इसके सामने क्या क्या चुनौतियां आई और आज रीबॉक मार्केट से गायब क्यों है। दोस्तों रीबॉक की शुरुआत बोल्टन शहर में एक फैमिली बिजनेस के रूप में साल 1958 में हुई और इसे दो भाइयों ने मिलकर शुरू किया, जो फोस्टर एंड जेफ फोस्टर। इन दोनों का एक छोटा सा जूतों का फैमिली बिजनेस था और जिसका नाम था JW फोस्टर एंड सन्स। ये बिजनेस दिखने में जितना छोटा था उतना ही अपनी क्वालिटी को बेहतर बनाकर रखता था। और बता दें कि स्पाइक्स शूज का इन्वेंशन भी इन्हीं दो भाइयों ने किया था। एक बार ऐसा हुआ कि दो रनर ने ओलंपिक में इनके स्पाइक शूज को पहन लिया और एक कमाल की बात तो ये थी कि दोनों रनर ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया। और इसके बाद क्या था, फिर तो JW फोस्टर एंड सन्स इंग्लैंड में काफी पॉपुलर होने लगा। लेकिन ये दोनों भाई सिर्फ इंग्लैंड तक कहाँ मानने वाले थे, ये तो इस ब्रांड को ग्लोबल बनाना चाहते थे और इसी वजह से इन्होंने अपने फैमिली बिजनेस के नाम को रीबॉक में बदल दिया। तो कुछ ऐसे हुआ रीबॉक का जन्म। लेकिन इस बीच इस कंपनी ने ऐसे क्या क्या स्टेप्स उठाए जिस वजह से इतनी सक्सेस मिली, और एक कंपनी ऐसी क्या गलती कर बैठी जिस वजह से मार्केट से गायब हो गई। दोस्तों रीबॉक को अगर ग्लोबल ब्रांड बनाना था तो इसके लिए सबसे जरूरी था इस कंपनी का यूएस के मार्केट में पकड़ बनाना, या यूं कहे कि इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स को यूएस के मार्केट में उतारना। क्योंकि जो चीज यूएस में पॉपुलर हो गई समझो वो दुनिया में छा गई। और इसके लिए फोस्टर भाई यूएस में डिस्ट्रीब्यूशन खोजने के लिए गए। अब यूएस के डिस्ट्रीब्यूटर को फोस्टर भाइयों के बनाए हुए जूते तो पसंद आते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें ये पता चलता था कि ये कंपनी यूके की है वो तुरंत अपने हाथ खींच लेते थे। और डिस्ट्रीब्यूटर खोजते खोजते दोनों भाइयों को 10 साल लग गए और साल 1989 में जाकर इन भाइयों के ब्रांड को पॉल फायरमैन ने रीबॉक के एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीद लिए और यहाँ से रीबॉक की किस्मत खुलनी शुरू हो गई। इस दौरान ब्रांड ने 3 नए स्पोर्ट शूज लॉन्च किए और जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। लेकिन 1983 में रीबॉक के सेल्स में $12.8 मिलियन का जंप देखने को मिला। दरअसल इस कंपनी ने महिलाओं के ट्रेंड का फायदा उठाया। उस समय द वुमन एरोबिक ट्रेंड चल रहा था और अब एरोबिक्स करने के लिए शूज की जरूरत पड़ती थी। लेकिन उस समय नाइक, एडिडास और पूमा जैसी बड़ी कंपनियां अपने ज्यादातर प्रोडक्ट्स सिर्फ पुरुषों के लिए ही बनाती थीं। तो ऐसे में इस मौके का फायदा उठाते हुए रीबॉक ने महिलाओं के लिए द फ्री स्टाइल शूज को लॉन्च कर दिया और साथ ही से काफी अट्रैक्टिव भी बनाया गया, और जिससे ये रातों रात तेजी के साथ बिकने लगा और इसी ने रीबॉक को फर्स्ट कमर्शियल हिट बना दिया। और फिर रीबॉक सस्ते, टिकाऊ और अट्रैक्टिव शूज मार्केट में उतारने लगा और जिससे ये काफी जल्दी मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत करता चला गया। फिर इस ब्रांड ने कुछ समय के बाद टेनिस में अपनी पकड़ बनाने की तैयारी शुरू कर दी और कुछ ही समय में टेनिस प्लेयर वॉरिस फेकर और जॉन मैकेनरो सहित बहुत से चैंपियन अब खेलते समय अक्सर रीबॉक के जूते पहनते हुए दिखाई देने लगे। और ऐसा करने से ये सेलिब्रिटी सर्कल में तेजी के साथ पॉपुलर होने लगा। और इसके बाद ऐसा दौर आ गया कि 1980 तक रीबॉक ने नाइक को पीछे करके खुद को यूएस के नंबर 1 शूज ब्रांड के तौर पर स्थापित कर दिया। अब जानते हैं कि जब रीबॉक ने इतनी सफलता हासिल कर ली थी तो आज की तारीख में ये गुमनाम बनकर क्यों बैठा है। दोस्तों रीबॉक की सफलता के पीछे यहाँ उसके ट्रेंड के मुताबिक प्रोडक्ट्स बनाना था, वहीं इन्हीं ट्रेंड्स ने रीबॉक को दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया। दरअसल यूएस में एरोबिक्स के ट्रेंड धीरे धीरे कम होते चले गए और रीबॉक जो कि पहले नंबर पर था वो फिर दूसरे नंबर पर पहुंच गया। और ऐसे में नाइक ने इस मौके का फायदा उठाया और रीबॉक से बेहतर प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारने लगा। साल 2000 तक रीबॉक मार्केट में ठीक ठाक काम कर रहा था और इस दौरान कंपनी ने अपने ब्रांड को ग्रोथ देने के लिए जैज़ेट और 50 सेंट जैसे दिग्गज सिंगर्स के साथ कोलैबोरेशन करके अपने कुछ नए जूते लॉन्च किए। लेकिन यहाँ पर इस ब्रांड को भारी नुकसान हुआ और इससे भी बड़ी गलती ये थी कि कंपनी ने इन प्रोडक्ट्स के फेल होने के बाद भी इन्हें रोका नहीं और इसका प्रोडक्शन मार्केट में होता रहा। और जब कंपनी को इन जूतों से रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ तो कंपनी ने इन्हें सेल में डाल दिया और जिसकी वजह से कंपनी की इमेज मार्केट में काफी खराब हो गई। और ऐसे में मार्केट में लोग कंपनी को लेकर कंफ्यूज होने लगे कि आखिर एक कंपनी किस सेगमेंट के लिए बेहतर प्रोडक्ट्स बनाती है। धीरे धीरे कंपनी का सेल घटता चला गया, जबकि नाइक इस दौरान बड़ी कंपनी बनती चली गई और साल 2004 तक एडिडास का ग्लोबल शेयर मार्केट था 15.4%, रीबॉक का 9.6% और नाइक का 33.2% ग्लोबल शेयर मार्केट था। अब ऐसे में नाइक को पीछे करने का एक ही तरीका था कि रीबॉक और एडिडास एक दूसरे के साथ मिल जाएं और वो नाइक को ओवरटेक कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और साल 2021 में एडिडास ने रीबॉक को एबीजी ग्रुप को महज $2.5 बिलियन में बेच दिया, जबकि उसने $3.8 बिलियन में रीबॉक को खरीदा था। बस अब तो देखने वाली बात यह है कि क्या रीबॉक
खुद को दोबारा मार्केट में स्थापित कर पाता है या नहीं। तो दोस्तों ये थी रीबॉक के नंबर 1 बनने से लेकर उसके डूबने की कहानी।